Dear students, good morning all of you. 10th क्लास में हमारा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चल रहा है। इन प्रीवियस क्लास हमने व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज दिस process of rapid integration or interconnecting between countries। तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस जो है वो रैपिड इंटीग्रेशन का है और इंटर कनेक्टिंग का है। किसके बीच में? बिटवीन कंट्रीज। विभिन्न जो देश है उनके बीच में जो इंटीग्रेशन है, इंटर कनेक्टिंग है, वही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करने वाले जो फैक्टर्स है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें फर्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को किस प्रकार अफेक्टेड किया है। सेकंड, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। किसका उदारीकरण? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जो फॉरेन ट्रेड है, उसने किस प्रकार लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। उदारीकरण ने किस प्रकार फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को जो है अफेक्टेड किया है, वो हम इस क्लास में देखेंगे। तो डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाने वाले जो फैक्टर्स है उनमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। किस प्रकार टेक्नोलॉजी ने जो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको अफेक्टेड किया है, संभव बनाया है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखते हैं। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज stimulated the globalization process। तो ये मेजर फैक्टर है जिसने क्या किया है? स्टिमुलेटेड किया है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को। यानी टेक्नोलॉजी में तीव्र उन्नति वह प्रमुख कारक है जिसने ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेटेड किया है, उत्प्रेरित किया है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, द past 50 years have seen several improvements in transportation technology। एग्जाम्पल से बताया है पिछले 50 वर्षों में जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, परिवहन प्रौद्योगिकी है, उसमें बहुत उन्नति हुई है। दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी of goods across long distances possible at lower cost। इसने क्या किया है? इसने लंबी दूरियों तक गुड्स को जो है फास्ट गति से पहुंचाया है, फास्टर डिलीवरी किया है। फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की फास्टर डिलीवरी की है, तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत के ऊपर संभव बनाया है। किसने बनाया है? ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट है कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर। गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड intact onto ships, railways, planes and trucks। वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है। क्यों रखा गया है? जिससे इन्हें
शिप्स में, रेलवेज में, प्लेन्स में, ट्रक्स में लादा जा सके. Containers have led to use reduction in port handling cost and increased the speed with which exports can reach markets. इसने क्या किया है, कंटेनरों से ढुलाई से क्या हुआ है, लागत में भारी बचत हुई है और इसके अलावा माल को मार्केट्स तक पहुंचाने की गति में भी वृद्धि हुई है. स्पीड विद विच एक्सपोर्ट्स कैन रीच मार्केट्स. तो जो स्पीड है एक्सपोर्ट्स मार्केट्स की वो बड़ी है. सिमिलरली इसी प्रकार से द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन. इसी प्रकार से वायु यातायात की लागत में भी गिरावट आई है. दिस हैज इनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइंस. वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है. ये हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा देखा कि किस प्रकार ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो संभव हुई है. नेक्स्ट देखते हैं. इवन मोर remarkable have been the developments in information and communication technology. और इससे भी ज़्यादा उल्लेखनीय जो विकास हुआ है वो हुआ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास भी इसी प्रकार से जो है रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है. इन रिसेंट टाइम्स, वर्तमान समय में, टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली. तो वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तीव्र प्रगति से जो चेंजिंग आ रहे हैं, चेंजिंग रैपिडली. जो इसमें जो रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, जो टेक्नोलॉजी आई है कौन से एरियाज में, टेलीकम्युनिकेशंस में, कंप्यूटर्स में, इंटरनेट में, इसने क्या किया है, इसने चेंजिंग रैपिडली किया है. इसने काफी तीव्र गति से बदलाव किए हैं. टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज. अब टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज में कौन कौन आते हैं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्स, ये सब टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज के अंतर्गत आते हैं. आर यूज्ड टू कॉन्टेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड. ये सुविधाएं क्या करती है, ये विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने में, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज. तो ये जो सूचना तंत्र है, दूरसंचार सुविधाएं हैं, इनका विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने में, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने में, और इसके अलावा जो रिमोट एरियाज है वहाँ संवाद करने में इनका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है. तो टेलीकम्युनिकेशंस जो है टेक्नोलॉजी, उससे भी काफ़ी फायदा हुआ है. एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया, जहाँ जो रिमोट एरियाज है वहाँ से भी हम कम्युनिकेट आराम से कर सकते हैं. दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस. ये सुविधाएं संचार उपग्रह के द्वारा संभव हुई है. जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस डिवाइसेस है उनके द्वारा ये फैसिलिटी हमको प्राप्त हुई है. एज यू वुड बी अवेयर, जैसा कि आप जानते होंगे, अवेयर होंगे, कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट वेरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी. जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है, एंटर्ड कर लिया है. किसने कर लिया है, कंप्यूटर्स ने. कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट वेरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी. यू माइट हैव आल्सो वेंचर्ड इनटू द amazing world of internet where you can obtain and share information on almost anything you want to know. और आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में जो अमेजिंग वर्ल्ड है,
अमेजिंग वर्ल्ड में भी प्रवेश किया होगा, जहां पर जो कुछ भी आप जानना चाहते हो, वेयर यू कैन ऑब्टेन, और इसके अलावा लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और सूचनाओं को आपस में आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो, जो आप जानना चाहते हो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार की अमेजिंग वर्ल्ड है, वहां पर आपने प्रवेश किया है। इंटरनेट आल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। और इसके अलावा इंटरनेट ने क्या किया है, इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसको हम ईमेल कहते हैं, वो हम आसानी से भेज सकते हैं, कम मूल्य पर भेज सकते हैं। और इसके अलावा टाक वॉइस मेल, जो वॉइस मेल है वो भी हम कम मूल्य पर जो है आराम से विश्व भर में पहुंचा सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इन शॉर्ट, जिसको शॉर्ट में आईटी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हैज प्लेड a major role in spreading out production of services across countries. Let us see how. तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने क्या किया है, इसने विभिन्न देशों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, जो प्रोडक्शन की जो सर्विसेज है उसको स्प्रेडिंग करने में आईटी ने एक मेजर रोल प्ले किया है। किस प्रकार किया है वो हम देखते हैं। यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में आईटी का उपयोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया है वो हम देखते हैं। ए न्यूज मैगजीन पब्लिश्ड फॉर लंदन रीडर्स is to be designed and printed in Delhi. लंदन के पाठकों के लिए, जो लंदन के जो रीडर्स है उनके लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जाती है। यानी जो मैगजीन्स है वो लंदन के जो रीडर्स है वो पढ़ते हैं, लेकिन उसकी जो डिजाइनिंग है, जो प्रिंटिंग है, वो दिल्ली में की जाती है। यानी मैगजीन्स है जो लंदन के रीडर्स के लिए क्या की जाती है, टू बी डिजाइंड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। दिल्ली में उसकी छपाई की जाती है, उसकी डिजाइनिंग की जाती है। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन्स इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। और पत्रिका का जो टेक्स्ट है, जो पाठ्य विषय है, इंटरनेट के द्वारा दिल्ली ऑफिस में भेजा जाता है। यानी जो भी टेक्स्ट मैगजीन्स में प्रिंट करवाना है वो लंदन से इंटरनेट के द्वारा दिल्ली ऑफिस में भेज दिया जाता है, और दिल्ली में उसकी डिजाइनिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, और वापस उसको भेज दिया जाता है। द डिजाइनर्स इन दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन्स from the office in London using telecommunication facilities. तो दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में संदेश प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार का इसको किस प्रकार प्रिंटेड करनी है, किस प्रकार इसको डिजाइन करनी है। ये जो दिल्ली के जो डिजाइनर है वो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज के द्वारा ये संदेश प्राप्त करते हैं। कहाँ से करते हैं? लंदन से। द डिजाइनिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर। तो आप जानते हो डिजाइन का जो काम है वो कंप्यूटर पर किया जाता है। आफ्टर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बाद में द मैगजीन्स आर सेंट बाय एयर टू लंदन। और जब प्रिंटिंग हो जाती है तो मैगजीन्स को सेंड कर दिया जाता है बाय एयर, यानी एयरवेज के द्वारा, जो
वायुयान है उसके द्वारा लंदन उसको भेज दिया जाता है। तो किस प्रकार यहाँ पर जो आईटी है उसने ग्लोबलाइजेशन में प्रमुख भूमिका निभाई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन में, वो आप इस एग्जांपल में देख सकते हो। यानी मैगजीन्स जो है वो लंदन रीडर्स के लिए छापी जाती है। कहाँ छापी जाती है? उसको डिजाइन किया जाता है, प्रिंट किया जाता है दिल्ली में। अब क्या छापना है, उसका टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन्स इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। क्या छापना है मैगजीन्स में, वो इंटरनेट के द्वारा दिल्ली ऑफिस में पहुंचा दिया जाता है। और डिजाइनर्स जो होते हैं दिल्ली के, वो गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन्स, वो किस प्रकार डिजाइन करनी है, वो ऑर्डर्स जो है दिल्ली के इंजीनियर डिजाइनर्स जो है वो प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज के द्वारा। और फिर इसके बाद में द डिजाइनिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर उसकी डिजाइनिंग की जाती है। आफ्टर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बाद में द मैगजीन्स आर सेंट बाय द एयर बाय लंदन। और जब मैगजीन्स तैयार हो जाती है तो उसको वापस लंदन भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? बाय एयर के द्वारा। इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू अ बैंक इन दिल्ली इज डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट ई बैंकिंग। और यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। तो ये सब काम किससे हो रहा है? आईटी के द्वारा हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सारा कार्य किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट भी कैसे हो रहा है? पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग, जो डिजाइनिंग की है, प्रिंटिंग की है, उसका जो पेमेंट है मनी के रूप में, वो भी बैंक के द्वारा हो रहा है। फ्रॉम अ बैंक इन लंदन, लंदन में जो बैंक है उसके द्वारा जो दिल्ली में जो बैंक है उसको किया जा रहा है। किसके द्वारा? इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट, ई बैंकिंग के द्वारा ही इसका भुगतान किया जा रहा है। तो किस प्रकार यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में किस प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का योगदान है, वो हम इस एग्जांपल में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। तो उदारीकरण किसमें है? ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, विदेश व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। लिबरलाइजेशन किसका हो रहा है? फॉरेन ट्रेड का हो रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज का हो रहा है। विदेशी निवेश का उदारीकरण, तो उदारीकरण किस प्रकार हुआ है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। तो हम वापस पुराने एग्जाम्पल के तरफ लौटते हैं। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर हम वापस रिटर्न करते हैं। जो चाइनीज टॉयज है वो इंडिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उस एग्जाम्पल के ऊपर हम लेटस रिटर्न वापस हम लौटते हैं। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ टॉयज। अब मान लीजिए भारत सरकार खिलौना के ऊपर आयात कर लगाती है। जो इंपोर्ट हो रहे हैं टॉयज, उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स, उसके ऊपर टैक्स लगाती है। तो क्या होगा? व्हाट वुड हैपन? तब क्या होगा अगर चाइनीज टॉयज के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है? तो उनका इंपोर्ट जो है थोड़ा कम पड़ जाएगा। Those who wish to import these toys would have to pay tax on this. तो क्या होगा? What would happen? इसका मतलब है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर टैक्स देना पड़ेगा। जो इंपोर्ट करना चाहते हैं कि भाई हम तो चाइनीज टॉयज का इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इंपोर्ट के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट जो है टैक्स लेगी। Because of the tax के कारण buyers will have to pay a higher price on imported toys. अगर
इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहा है वो टैक्स भर रहा है, तो क्या होगा, खरीदारों को जो इंपोर्ट टॉयज है उनकी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बायर्स है, बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इंपोर्टेड टॉयज। जो बायर्स है उनको इंपोर्टेड टॉयज के ऊपर हायर प्राइस जो है पे करनी पड़ेगी। चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट्स। और इससे क्या होगा, चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे, क्योंकि टैक्स लगेगा और बायर्स को भी टैक्स देना पड़ेगा, तो खिलौने महंगे हो जाएंगे। और इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। और उनका जो आयात हो रहा है चीन से वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। इंडियन टॉय मार्केट्स विल प्रॉस्पर। भारत के खिलौना निर्माता क्या हो जाएंगे, प्रॉस्पर हो जाएंगे। तो ये है, इसमें क्या है कि लिबरलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, यानी टैक्स लगाए जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं इंपोर्ट के ऊपर। तो रेस्ट्रिक्शंस से क्या होगा, आयात कम होगा और हमारे जो इंडियन टॉय मार्केट्स है या कोई भी दूसरी वस्तु हो सकती है विल प्रॉस्पर, वो समृद्ध होती जाएगी। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। तो ये क्या है, ट्रेड बैरियर का एक एग्जांपल है। आयात पर कर, आयात पर जो कर लगाया जा रहा है, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। आयात के ऊपर कर ट्रेड बैरियर का एक उदाहरण है। व्यापार अवरोधक, व्यापार को अवरोध करना, ट्रेड बैरियर। इट इज कॉल्ड अ बैरियर। इसे ट्रेड बैरियर इसलिए कहा जाता है बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप, क्योंकि ये कुछ प्रतिबंध लगाता है। ट्रेड बैरियर इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये जो ट्रेड बैरियर है ये रेस्ट्रिक्शंस जो है सेटअप करता है, कुछ प्रतिबंध लगाता है। गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज, रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ इच शुड कम इनटू द कंट्री। तो गवर्नमेंट्स जो होती है वो ट्रेड बैरियर का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि करने के लिए या कटौती करने के लिए और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में इंपोर्ट होनी चाहिए ये निर्णय करने के लिए कर सकती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स। गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स का यूज कर सकती है टू इंक्रीज, इंक्रीज करने के लिए, और डिक्रीज या रेगुलेट करने के लिए, किसको, फॉरेन ट्रेड को। फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। यानी कितनी वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं कंट्री में आनी चाहिए, इसका वो निर्णय करने के लिए किसका यूज कर सकती है, ट्रेड बैरियर्स का। ट्रेड बैरियर्स का यूज गवर्नमेंट कर सकती है। ध्यान रखना आपको, ट्रेड बैरियर्स का यूज गवर्नमेंट कब करती है, टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। कौन सी वस्तुएं कितनी मात्रा में कंट्री में आनी चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर का यूज कर सकती है। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। व्यापार के ऊपर और विदेशी निवेश के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था। किसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद में। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में इंडियन गवर्नमेंट हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उनके ऊपर बैरियर्स लगा रखे थे। किसके बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में। दिस वाज कंसिडरेड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो क्यों लगाए थे, देश के जो प्रोड्यूसर्स है उनको विदेशी कंपटीशन से, विदेशी प्रतिस्पर्धा से
प्रोटेक्ट प्रदान करने के लिए ये जो बैरियर्स थे, ट्रेड बैरियर्स, वो लगाए गए थे। गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाया था? इसका कारण है दिस वाज कंसिडरेड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स। जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स है, देश के जो उत्पादक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए विद इन द कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशंस, जो फॉरेन कॉम्पिटिशंस है उससे बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बैरियर्स लगाए थे। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 1960s। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था। उद्योग क्या कर रहे थे? जस्ट कमिंग अप। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन 1950s एंड 1960s। 1950s और 1960s में इंडस्ट्रीज जो है कमिंग अप हो रहे थे, उदय हो रहा था। एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंपोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव allowed these industries to come up। और इसके अलावा इस अवस्था में आयात से कंपटीशन इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। जो कंपटीशन है, वो जो इंडस्ट्रीज जो कमिंग अप हो रहे थे, उनको अगर बैरियर्स नहीं लगाए तो जो हमारे देश के जो उद्योग है वो राइज नहीं हो पाते, इसीलिए ये बैरियर्स लगाए गए। दस इसीलिए एसेंशियल आइटम्स सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ये जो वस्तुएं हैं, भारत ने केवल जो अनिवार्य चीजें हैं जैसे कि मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम, इनके आयात को ही गवर्नमेंट ने अनुमति दी और बाकी जो दूसरी चीजें थी उनके ऊपर बैरियर्स लगा दिए। जो आवश्यक चीजें हैं उनका इंपोर्ट होता रहा। इसेंशियल आइटम्स, जो इसेंशियल आइटम्स है जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, इनको आयात की छूट दी। नॉट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीन्स। ध्यान से देखिए आप कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीके से संरक्षण दिया है। जो फर्स्ट स्टेज है, प्रारंभिक चरण है, उसमें सभी डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया है? उसने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको प्रोटेक्शन प्रदान किया है। ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ने, जितने भी वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने क्या किया है? अर्ली स्टेज में उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है। किसको? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीन्स, विभिन्न प्रकार से उनको, विभिन्न तरीके से उनको प्रोटेक्शन दिया है। स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेज इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। भारत में करीब 1991 के प्रारंभ से पॉलिसीज में कुछ परिवर्तन किए गए, पॉलिसीज चेंज की गई। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कॉम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। सरकार ने ये इंश्योर किया कि भारतीय जो प्रोड्यूसर्स है उनके लिए विश्व के प्रोड्यूसर्स से कंपटीशन करने का समय आ गया है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइडेड किया कि अब वो समय आ गया है जब इंडियन प्रोड्यूसर्स को कॉम्पीट करना पड़ेगा। किससे? जो प्रोड्यूसर्स है ग्लोब के, ग्लोब यानी विश्व के जो दूसरे प्रोड्यूसर्स है उनसे कॉम्पीट करने का समय अब आ गया है। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इंप्रूव देयर क्वालिटी। और ये महसूस किया गया कि कंपटीशन से देश में जो प्रोड्यूसर्स है उनके प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना पड़ेगा। इंप्रूव देयर क्वालिटी, उनके जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट में इंप्रूव करना पड़ेगा, क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। पहले तो गवर्नमेंट ने बैरियर लगा रखे थे, लेकिन बाद में जो ट्रेड बैरियर्स है उनको रिड्यूस किया गया और आयात को छूट दी गई।
तो क्यों दी गई? क्योंकि ये ऐसा महसूस किया गया कि कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स। जो कंपटीशन है वो क्या करेगा? वो प्रोड्यूसर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करेगा विद इन द कंट्री। कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स है उनकी परफॉर्मेंस सुधरेगी। सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया, सपोर्टेड किया। Thus, barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. और इसके परिणाम स्वरूप विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के ऊपर से जो बैरियर्स है उनको काफी हद तक रिमूव कर दिया गया। जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी काफी हद तक उन बैरियर्स को जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर लगे हुए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगे हुए थे, वर रिमूव्ड, उनको हटा दिया गया। दिस मीन्स दैट गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली एंड आल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि वस्तुओं का आयात निर्यात आसानी से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने ऑफिसेज, फैक्ट्रीज सेटअप कर सकती थी। तो ये है लिबरलाइजेशन, यानी जो विदेशी फॉरेन ऑफिसेज है, फैक्ट्रीज है, उनको यहाँ एस्टेब्लिश करने की छूट देना, वो है लिबरलाइजेशन। तो बैरियर्स को जो है हटाया गया, रिमूव किया गया। इसका मतलब क्या था? दिस मीन्स दैट गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली। अब गुड्स को जो है आसानी से इंपोर्टेड किया जा सकता, एक्सपोर्टेड किया जा सकता था, और इसके अलावा आल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर। और इसके अलावा जो फॉरेन कंपनीज है वो अपनी फैक्ट्रीज और अपनी जो ऑफिसेज है उसको वो सेटअप कर सकती थी। Removing barriers or restrictions set by the government is what is known as liberalization, और इसी को हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, उदारीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। सरकार के द्वारा बैरियर्स को और रेस्ट्रिक्शंस को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन आ सकती है आपके, तो लिबरलाइजेशन किसे कहते हैं? रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स को हटाने की जो प्रोसेस है वो ही लिबरलाइजेशन कहलाती है। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। व्यापार के उदारीकरण से, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड से जो व्यवसायी है उनको मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली कि वो क्या आयात करना चाहते हैं और क्या निर्यात करना चाहते हैं। किससे मिली? व्यापार के उदारीकरण से। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, लिबरलाइजेशन होने से businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. वो क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसकी अनुमति किसको मिली? बिजनेस को। The government imposed much less restrictions that before and is therefore said to be more liberal. सरकार पहले की तुलना में कैसे नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो यहीं इसका एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।